तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। और यूथ से आपको दो डे याद आएंगे, वर्ल्ड यूथ डे जो कि 12 अगस्त को मनाते हैं और नेशनल यूथ डे जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपको बताया हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे जुलाई में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं। देखो 1 जुलाई को 3 डे आए थे, नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को भी 3 डे मनाए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है तो इस बार 2 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया। 7 जुलाई को पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। 12 जुलाई को एक तो विश्व मलाला दिवस मनाया था और एक विश्व पेपर बेग दिवस मनाया था। तो ये डेज आपको याद रखने हैं जुलाई के। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी भूटान में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा सुधाकर दलेला। तो अभी सुधाकर दलेला ये भूटान में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। किनका स्थान लेंगे? ये रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे, क्योंकि आपको याद है रुचिरा कंबोज ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनी थी टीएस तिरुमूर्ति की जगह। आपको याद है अभी भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने थे? कल ही पढ़ा इनके बारे में, मुस्तफिजुर रहमान। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने पारितोष त्रिपाठी। और विनय कुमार त्रिपाठी और विनय कुमार सक्सेना ये कौन बने हैं? ये आप लोग बताएंगे ये क्या बने थे अभी। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो याद रखना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर, मतलब जैसे आंगनबाड़ी या बाल वाटिकाएं हो गई, वहां पर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। लेकिन याद रखना अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा कर्नाटक और दूसरा था मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 में लाई गई थी, किसके स्थान पे? 1986 वाली के स्थान पे। और 2020 वाली ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। किस समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया, ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आंसर करना कस्तूरी रंगन समिति। और इसके अंदर कहा गया था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा और इसमें कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषा यानी कि मातृभाषा का उपयोग होगा। और 10+2 वाले बोर्ड सिस्टम को खत्म कर दिया इसमें और 5+3+3+4 वाले सिस्टम को अपनाया गया है। यानी कि 5वीं तक प्री स्कूल, 6ठी से लेके 8वीं तक मिड स्कूल और 8वीं से लेके 11वीं तक हाई स्कूल और 12वीं से आगे ग्रेजुएशन होगा। अच्छा, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। वैसे ये मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था, लेकिन फिर किस संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वैसे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने साल के स्टार्टिंग में पढ़े भारत अभियान को भी शुरू किया था जो कि 100 दिनों तक चलेगा। अच्छा, अभी सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है, उनका नाम क्या है? निधि छिब्बर है। एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन बने? दिनेश प्रसाद सकलानी बने। चलो बताओ अब अभी किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड जीता? पश्चिम बंगाल ने। बताओ किस राज्य में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात। और इसके बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। वहां पे 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। तो ये सब बातें याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में किसे सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिंजो अबे को।
तो याद रखना ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। अभी जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनको मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रैली में गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई। ये जापान के अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। आपको इनसे 2 प्रश्न और याद रखने कि भारत ने 2022 में नेताजी अवार्ड से इनको सम्मानित किया था और पिछले साल 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आपको याद है जापान ये क्वाड का मेंबर है और क्वाड की इस साल की जो चौथी बैठक है ये टोक्यो जापान में हुई थी। अगली बैठक जो 5वीं बैठक होगी अगले साल वो कहाँ पे होगी, वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। अच्छा, इसी तरह से याद रखना पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिलाल पाकिस्तान, वो अभी दिया गया था बिल गेट्स को। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लीजन द ऑनर अवार्ड, जो कि किसे दिया गया था, लता मंगेशकर जी को दिया गया था। वैसे लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है 2001 में। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान क्या कहते हैं उसको, जायद पदक, जायद मेडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। उसी तरह से अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है अमानुल्लाह खान अवार्ड, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। और मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ निशान इजुद्दीन, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। और इस प्रश्न में आपने पढ़ा अभी शिंजो अबे को कौन से सम्मान से सम्मानित किया, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन ये किसके द्वारा विकसित की गई, तो आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। HPV का मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इस वायरस से कौन सा रोग होता है, सर्वाइकल कैंसर, यानी कि गर्भाशय का कैंसर होता है। और ये इंडिया में महिलाओं में जानलेवा दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। तो अभी पहली स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। और इसे भारत में कौन बनाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। और इस वैक्सीन का नाम दिया गया है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। अच्छा, मुझे बताओ विश्व की पहली वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। और किस बीमारी के लिए, चेचक के लिए। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अभी आपको याद है भारत ने जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है, उसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है, एनोकोवैक्स। और इसी तरह से आपने कॉर्बेवैक्स के बारे में जरूर सुना होगा। अभी कुछ समय पहले आपने करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा होगा कि भारत में 5 से लेकर 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग करने वाला जो पहला टीका है उसका नाम है कॉर्बेवैक्स। इसे हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है। और याद रखना कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना था भारत, और उस टीके का नाम है ज़ाइकोव-डी, जिसे जाइडस कैडिला ने बनाया है। अच्छा, कोवैक्सीन को किसने बनाया था, भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे की कंपनी है। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है, कब शुरू हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर आप जानते हो अटल जी का जन्मदिन होता है, जिस दिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, ये भी बताओ। बढ़ते हैं आगे, चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की, तो आंसर होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो अभी दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की है और ये अभी तक की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले प्रश्न ये है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी कहाँ पे स्थापित किया गया था, पढ़ा होगा आपने जरूर, तो आंसर दो। आंसर होगा उत्तराखंड में। आपको याद होगा अभी चाइना ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है और इस परियोजना को नाम दिया है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। आपको याद है नासा जो है इसने कहा था कि ये 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपने अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में W फर्स्ट यानी कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखेगा।
आपको याद होगा अभी चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल एपर्चर टेलीस्कोप बनाया था जिसका डायमीटर कितना है, 500 मीटर है, और उसका नाम है तियान आन। इसका मतलब होता है स्वर्ग की आंख। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, तो अब ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में कौन सा देश नाटो की तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन भी मतलब मानने वाला तो नहीं है, ढीठ का ढीठ ही है ये भी। तो अभी यूक्रेन ये नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम यानी कि MPI यानी कि मल्टीलैटरल इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोग्राम में शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो इसके सदस्य देश हैं उनको रक्षा संबंधित विशेष ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है इसमें, यानी कि वे देश अपने डिफेंस को मजबूत कर सकें, उसके लिए यह कार्यक्रम है। और अभी यूक्रेन इसमें शामिल हो गया है ताकि यूक्रेन अपना डिफेंस मजबूत कर सके। देखो, यूक्रेन के बारे में आप जानते हो, इसकी कैपिटल कीव है, करेंसी है यूक्रेनियन रिवेनिया, प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर जेलेंस्की। आपको याद है अभी हमने पढ़ा भी था, यूक्रेन के पहले प्रेसिडेंट का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? लियोनिड क्राउचुन। और अभी यूक्रेन में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, लेकिन वो जब रशिया ने बमबारी की तो उस समय उसको नष्ट कर दिया। उसका नाम क्या था? एंटोनोवा 225, या उसे मारिया भी कहा जाता था। ऑपरेशन गंगा का संबंध भी यूक्रेन से है, मतलब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस भारत में लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है जो अब बंद हो चुका है? तो आंसर होगा यूक्रेन में है। देखो, नाटो की भी बात कर लेते हैं। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर्स का ब्रुसेल बेल्जियम में है। टोटल मेंबर कंट्री 30 है। महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला भी पहला एशियाई देश कौन सा बना था, तो आंसर करना साउथ कोरिया। अभी आपको याद होगा नाटो ने कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज का आयोजन किया था नॉर्वे में। उसके बाद नेपच्यून स्ट्राइक 2022 जो कि एक समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन किया था नाटो ने भूमध्य सागर में। और लॉक्ड शील्ड नाम से एक साइबर एक्सरसाइज का आयोजन भी किया था एस्टोनिया में, जिसका उद्देश्य था साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की स्किल्स में सुधार करना, और इसमें टॉप पर रहा था फिनलैंड। याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा जॉय भट्टाचार्य को। तो अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने जॉय भट्टाचार्य को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। जॉय भट्टाचार्य ये प्राइम वॉलीबॉल लीग के CEO और एक क्रिकेट विश्लेषक भी है। बाकी आप जानते हो भाई, गेल यानी कि गेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने थे? संदीप कुमार गुप्ता। अच्छा, गुप्ता से मैंने आपको 3-4 नाम याद करवाए थे, याद आया आपको? 2 प्रश्न जिसमें से मैं अभी आपसे पूछूंगा, नितिन गुप्ता और दिनकर गुप्ता। आपको बताना है ये भी क्या बने थे, नए अपॉइंटमेंट्स का प्रश्न है ये। अगला है मोहन सुब्रमण्यम। और मोहन सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो दक्षिण सूडान में, साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर ये बने थे। और अभी इंटेलिजेंसी ब्यूरो के चीफ बने थे तपन कुमार डेका। इनका भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क ये कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा दिल्ली में। ई वेस्ट आपको पता है, ई कचरा मतलब क्या हो गया? जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, रिमोट हो गया, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो एक बार खराब हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। तो अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो हैं गोपाल रॉय, इन्होंने बताया कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क ये दिल्ली के होलंबी कला में बनेगा। आपको याद है देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोला गया था? ये भोपाल में खोला गया था। चलो बताओ, 2021 में ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता था? यूपी ने जीता था। अच्छा, वैसे दिल्ली से भी काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे कि अभी भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। याद रखना, द्वारका एक्सप्रेसवे, ये भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ये दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है 29 किलोमीटर। और अभी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सतीश चंद्र शर्मा, और दिल्ली के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे विनय कुमार सक्सेना। अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ये दिल्ली में शुरू हुई थी। देश का पहला स्मोक टावर ये लगा दिल्ली में।
भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। और प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। आपके दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था, त्यागराज स्टेडियम में। और अभी प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब भी जीत लिया दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स को हरा करके। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, अभी इन्होंने नई दिल्ली में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की NIRF रैंकिंग 2022 को जारी किया है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी में है, जैसे कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में अगर बात करेंगे तो टॉप पे IISc बेंगलुरु है। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में बात करेंगे तो IIT मद्रास टॉप पर है। उसी तरह से बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बात करेंगे तो IIM अहमदाबाद। बेस्ट मेडिकल कॉलेज में बात करेंगे तो एम्स दिल्ली। बेस्ट कॉलेज की बात करेंगे तो मिरांडा हाउस दिल्ली। और बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक नया ग्रुप बना है I2U2 ग्रुप। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब वो दो देश जिनके नाम U से चालू होते हैं, US और यूनाइटेड अरब अमीरात। और अभी इसकी पहली बैठक हुई है जुलाई में। ये एक वर्चुअल है, यानी कि ऑनलाइन बैठक है। और उसी बैठक में यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत में कई फूड पार्क्स स्थापित करने के लिए, विकसित करने में मदद करने के लिए $2 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है। इससे फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी और बदले में दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं, I2U2 ग्रुप ये कब बना था? 18 अक्टूबर 2021 को, जिसका उद्देश्य 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। और वो 6 सेक्टर कौन कौन से हैं? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? अभी नए बने हैं, यायर लैपिड। यूनाइटेड अरब अमीरात के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और US के प्रेसिडेंट जो बाइडन है और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना ये आप, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC ODI गेंदबाजी रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ICC ODI गेंदबाजी रैंकिंग 2022 में ये पहली रैंक पर रहे, जबकि ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली तीसरे पे और रोहित शर्मा चौथे पे रहे। पहले पे बाबर आजम है पाकिस्तान के। आपको याद है, अभी रोहित शर्मा ने क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 इंटरनेशनल जीतने वाले ये पहले कप्तान बने थे। और वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने थे? मोहम्मद शामी। शिखर धवन आपको याद होंगे, IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये बने थे। और अभी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है इंग्लैंड को हरा करके। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। देखो, कल आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे चुना गया? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।